हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो हमने देखा था अध्याय 2 समाप्त हो चुका था बायोलॉजी में, क्लास 12 की बायोलॉजी, जो कि अध्याय 2 समाप्त हो चुका था। हम अब आगे चलते हैं अध्याय 3 में, जो कि अध्याय 3 में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो मानव जनन में हमने भाई ये बताया था, ये क्लास 12 की बायोलॉजी है। क्या ये क्लास 12 की है? तो क्लास 12 की है, तो इसमें हमने 2 चैप्टर समाप्त कर दिया था। तो तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे हम। तो तीसरा अध्याय है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भाई मानव जनन क्या है? सबसे पहले आप यहीं से समझिए कि मानव जनन क्या है। भाई मानव जनन की क्या आवश्यकता, क्या जीवन में मानव जनन की आवश्यकता पड़ती है, क्या मानव जनन होना चाहिए, कि क्या मानव जनन करे कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे पहले ये जानना है हमें, क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन। भाई सबसे देखो क्या बात है ज़रूरी, कि अगर जब तक मानव जनन नहीं करेंगे, अगर मानव जनन करेंगे ही नहीं, तब तक उनका पृथ्वी पर उनका अस्तित्व बनेगा ही नहीं। अगर मानव जनन करेंगे तब तो उनका पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहेगा। अगर मानव जनन ही ना करे तो भाई एक सोचो अपने हिसाब से, कि अगर मानव जनन ही ना करे तो क्या होगा। अगर भाई मानव जनन करेगा ही नहीं, तब जब उनका पृथ्वी पर अस्तित्व, मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व बना ही नहीं रहेगा। अगर मानव जनन करेगा तब तो ठीक है, तब तो मानव का जीवन है, जो मानव है उनका पृथ्वी पर अस्तित्व बना रहेगा। अगर जिस दिन ने मानव जनन करना बंद कर दिया, तो ये समझो कि पृथ्वी पर से मानव का नामो निशान मिट जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि मानव जनन करे, लेकिन वो भी एक लिमिट में। ये नहीं है कि 10, 12, 15 बच्चे पैदा कर ले, अलग बात है, ये अलग बात है, वो नहीं। इसलिए आप इसमें पढ़ेंगे कि WHO ने एक लागू किया था योजना, सन 1952 में ऐसे कुछ था। तो उस योजना को अब तक WHO ने फॉलो किया है, तो अभी तक वो चल रहा है। लेकिन इंसान उसका फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये कर ही नहीं रहे हैं कोई लोग। तो हम समझेंगे कि मानव जनन क्या है। भाई मानव जनन किसे कहते हैं, कि भाई मानव जनन में क्या होता है, मानव जनन में लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है भाई, एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। क्या एक नर युग्मक होता है, एक मादा युग्मक होता है। तो भाई देखो इसमें क्या है, एक नर युग्मक है, मतलब एक नर भाग है, एक मादा भाग है। तो भाई लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक नर भाग, एक मादा भाग, मतलब एक मेल रहे एक फीमेल रहे। तो अब भाई नर भाग से क्या होता है और मादा भाग से क्या होता है, ये बताओ। भाई नर भाग जो होते हैं, नर जो होते हैं, उनमें शुक्राणु बनते हैं, ये बात जानते हैं। मतलब शुक्राणु क्या, नर युग्मक बनते हैं। तो नर भाग में नर युग्मक बनते हैं, और मादा भाग में क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। मादा भाग में क्या बनते हैं भाई, मादा युग्मक बनते हैं। ये देखो, तो अब ये क्या हुआ भाई, अगर जब नर भाग में नर युग्मक बना और मादा भाग में मादा युग्मक बना, तो अब इन दोनों के मिलने से क्या, अब इन दोनों के मिलने से एक क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा, युग्मनज। अब युग्मनज से धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। अब भ्रूण थोड़ा और विकसित करके क्या बनाएगा, संतान बनाएगा। क्या बनाएगा, संतान। तो हमने देखा कि बस इसी से मानव जनन में मानव से एक नया संतान उत्पन्न हुआ। तो इसी को मानव जनन एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। इसीलिए इस मानव जनन एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, इसे मानव जनन कहते हैं। तो मानव जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक नर भाग, दूसरा मादा भाग। तो भाई नर भाग से क्या होता है, नर युग्मक निकलता है, और मादा भाग से क्या निकलता है, मादा युग्मक। अब इन दोनों के मिलने से एक युग्मनज बनता है। क्या, एक युग्मनज बनता है। तो युग्मनज बनता है, तो युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर भ्रूण बनाता है। तो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाता है, नया संतान बनाता है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब नर भाग में नर युग्मक बनता है, तो उसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है।
क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। देखो इसमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। अब इसी में भी क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन, क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसी में भी मतलब नर में और मादा में दोनों में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। तो भाई नर युग्मक बना कैसे, नर भाग से बना, लेकिन कैसे कि अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप नर भाग से नर युग्मक बना। फिर मादा भाग से क्या बना कि मादा भाग के अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप मादा युग्मक बना। तो दोनों के मिलने से एक नया युग्मनज बना, और युग्मनज से युग्मनज धीरे धीरे विकसित करके एक नया भ्रूण बनाता है, और भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर एक नया संतान बनाता है। इसी को क्या कहेंगे, मानव जन्म। तो इसमें क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। किसमें, मादा भाग में क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें भी क्या होता है, 46 गुणसूत्र होते हैं। समझ में आया भाई। हमने क्या कहा कि हर एक, चाहे कोई भी मानव हो, नर हो या मादा हो, तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। मादा में भी 46 गुणसूत्र हैं। तो अब इसमें क्या हुआ कि अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप, मतलब उसमें अर्धसूत्रीय मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, मतलब उसका आधा हो रहा है। तो आधा जब हो रहा है तो मतलब यहाँ पर 46 था, लेकिन जब अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि 23 हुआ। कितना हुआ, 23 गुणसूत्र हुआ। क्या लिखे, 23 गुणसूत्र। ये 23 गुणसूत्र हुआ। तो इसमें 23 गुणसूत्र हुआ, तो इसमें भी 23 गुणसूत्र होगा। इसमें भी 23 गुणसूत्र होगा। तो क्या हुआ भाई कि मादा युग्मक में 46 गुणसूत्र थे, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप कितना युग्मक बना, 23। अब ये 23 मिलकर, ये 23 और ये 23 मिलकर एक नया युग्मक बनाता है, जिसमें क्या होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर से 46 आ गया। क्या देखो, फिर से हमें 46 गुणसूत्र मिल गया, मिला कि नहीं। तो बहुत आसान है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, तो हमको सिर्फ बताने की ज़रूरत है। अगर हमारा लेक्चर एकदम ध्यान से देखेंगे आप, तो आप, हमको लिखना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही लिख डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप, और जितना हमने बोला उसको ध्यान से सुनिए, और एक नोट्स में और बना लिया, आप एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, उसमें जितना हमने बताया आपको हेडिंग डालकर उसको सब लिख डालिए। आप ध्यान से देखिए, उसके बाद जो ना समझ में आए फिर से वीडियो बैक करके फिर से देखिए। अगर ना समझ में आए वीडियो फिर से बैक कर लीजिए। जहाँ थोड़ा ज़्यादा स्पीड लगे तो इस वीडियो को स्टॉप भी कर लीजिए, समझे। क्योंकि भाई बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही आसान है, बस सिर्फ समझना चाहिए। आप लोग कैसे समझते हैं, तो हम कहाँ तक इसको बताएं। ये हो गया। देखो मानव जनन। अब भाई मानव जनन बताओ क्या कहते हैं कि मानव जनन में क्या होती है, लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। अच्छा देखिए, मानव जनन में देखो, लिखो, मानव जनन में लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है, हो गया। इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से, एक नर भाग, एक मादा भाग। नर भाग से नर युग्मक, मादा भाग से मादा युग्मक। लेकिन नर भाग से नर युग्मक जब बनता है तो उसमें केवल अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। मादा भाग से जब मादा युग्मक बनता है तो उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इस तरह नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक बनता है, तो दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक नया युग्मनज बनाते हैं, जिसमें से दोनों की आधी गुणसूत्र संख्या 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस तरह एक युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, तो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर नया संतान बनाता है। इस प्रकार एक युग्मनज में, इस प्रकार एक संतान में 46 गुणसूत्र होते हैं। देखो यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो 46 गुणसूत्र इसमें भी हैं, समझे भाई। लिखे नहीं, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिगर बना लीजिए एकदम अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो नोट्स में आपको हेडिंग क्या डालना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है मानव जनन। इसमें लिखना क्या है
कि मानव जनन में लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक। अब क्या होता है कि जब नर भाग से नर युग्मक और मादा भाग से मादा युग्मक तो बनते हैं, तो इन दोनों के मिलने से, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से एक नया युग्मनज बनता है। और युग्मनज धीरे धीरे विकसित होकर क्या बनाता है, एक भ्रूण बनाता है। तो भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर एक नया संतान बनाता है। फिर उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे कि जनकों में केवल अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। जनकों में नर युग्मक बनते समय अर्धसूत्रीय विभाजन होता है बस। अब भाई जनक चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, दो जनक है ना, एक नर भाग एक मादा भाग। तो वही लिखा है कि जनकों में नर युग्मक बनते समय केवल अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। इसलिए एक जनक में 46 गुणसूत्र होते हैं। जब नर युग्मक बनता है या मादा युग्मक बनता है तो उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप तो उसमें 23 गुणसूत्र आ जाते हैं, मतलब आधा आ जाता है। जब आधा आ जाता है तो आधे आधे गुणसूत्र मिलकर एक पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, मतलब 23 इसमें तो 46 गुणसूत्र फिर से आ गया। तो युग्मनज धीरे धीरे विकसित करके भ्रूण बनाता है, भ्रूण से नया संतान बनाता है। इसी को क्या कहेंगे, मानव जनन। अब देखो मानव जनन में अब 3 प्रोसेस आता है। कौन कौन सा, एक निषेचन पूर्व घटना, एक निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये 3 प्रोसेस आता है मानव जनन में। क्योंकि मानव जनन में देखो हमने शायद पहले भी इसके पहले वाले अध्याय में हमने बताया था इस तीनों प्रोसेस के बारे में भाई, कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। तो मतलब इस सब की चर्चा हमने पहले की है। तो हमको नहीं लगता कि आप लोग को ना मालूम हो, क्योंकि आप लोग को ये मालूम होगा, क्योंकि हमने पिछले अध्याय में शायद पढ़ाया है। हाँ पढ़ाए हैं हम। तो ये अब इसमें क्या होता है कि भाई उसमें थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग होगा, बस यही है। मतलब कुछ ही स्टेप अलग होगा, बस ज़्यादा नहीं। तो इसको आप नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको नोट करिए ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। किए भाई, चलो ठीक है चलते हैं आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालना है, निषेचन में होने वाली घटनाएं। क्या, निषेचन में होने वाली घटनाएं। हेडिंग क्या डालना है कि निषेचन में, हेडिंग डालो भाई, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन में होने वाली घटनाएं। तो निषेचन में होने वाली घटनाएं, देखो इसमें 3 घटना आती है। कौन कौन सी, पहले हमने क्या बताया, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना, और दूसरा हमने क्या बताया था, निषेचन तीसरा हमने क्या बताया था, निषेचन पश्चात घटना। तो देखो भाई इसमें मानव जनन में सिर्फ 3 ही प्रोसेस आता है। एक निषेचन पूर्व घटना आता है, और दूसरा निषेचन आता है, तीसरा निषेचन पश्चात घटना आता है। तो भाई इसमें कि एक संतान की उत्पत्ति होने में कंप्लीटली अगर बात किया जाए तो इसने कहा कि अगर संतान की एक उत्पत्ति होने में कितना प्रोसेस होता है, क्या, 3 प्रोसेस। कौन कौन सा, एक निषेचन पूर्व घटना, एक निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। मतलब जब संतान की उत्पत्ति होती है तो ये 3 घटनाओं से गुजर कर होना पड़ता है, तब वो क्या होता है, एक कम्प्लीटली शिशु का निर्माण होता है, तब एक नया संतान का निर्माण होता है।
तो इस सम के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी, विस्तार में जानकारी हासिल करेंगे, तो आप हमारे साथ इसको समझिए। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या बताया कि निषेचन पूर्व घटना मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आप लोग इंग्लिश भी नोट करते चलिए, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में ही दिया रहेगा, हिंदी में तो दिया नहीं रहेगा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो देखो, इसको नोट करिए आप, हेडिंग डालिए निषेचन में होने वाली घटनाएं, और पहले बात हेडिंग डालिए निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद लिखिए प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर डालिए नंबर 2 हेडिंग निषेचन फर्टिलाइजेशन, तीसरी हेडिंग डालिएगा निषेचन पश्य घटना, पास्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इसको डालें, इतना डालने के बाद आप वो क्या लिखेंगे कि आप बस फिर से हेडिंग डालिए, इसको नोट करिए, आप नोट किए ना। तो देखो, अब इसको मिटाते हैं हम। अब मिटाने के बाद हम देखते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, देखो अब निषेचन पूर्व घटना में होता क्या है, मतलब इसमें क्या होता है कि निषेचन पूर्व घटना में कि भाई निषेचन होने से पहले, उसके पहले मतलब जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक रहता है तो जब आपस में मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। लेकिन ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, इसके मतलब जब इसके मिलने से ये आए कैसे, ये इनका मतलब उद्भव कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, तो मतलब इसके पहले निषेचन, जब ये मिल गए तो निषेचन हुआ, तो मतलब इसके पहले क्या प्रक्रिया हुई होगी, जब नर युग्मक बने होंगे, मादा युग्मक बने होंगे, कैसे बने होंगे, उसको हम देखेंगे। तो वही बात कि निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रोसेस होता है। कौन कौन सा? एक युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए, तभी समझ में आएगा। हम जितना बोल रहे हैं एक एक पॉइंट आप उसे नोट करते चलिए, वो उसको आप माइंड में नोट करते चलिए। लेकिन जब हम बता लें पूरा, तब आप वीडियो को पॉज करके जितना हम पढ़ाए हैं उसको आप माइंड में सोच कर तब अपने नोटबुक में लिखिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा माइंड का डेवलपमेंट भी होता है, हमारे सोचने की जो कैपेसिटी होती है सोचने समझने की, वो भी बढ़ती है। तो ऐसे पढ़ा करिए, ना कि आप कोई बोल कर लिखा दिया तो इसे वो मत पढ़ा करिए। तो क्या होता है कि निषेचन पूर्व घटना, देखो भाई निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रोसेस आता है। कौन कौन सा? एक युग्मक स्थानांतरण और एक युग्मक जनन। पहले क्या आता है कि भाई निषेचन पूर्व घटना में क्या, निषेचन पूर्व घटना में 2 प्रोसेस आता है, 2 प्रोसेस आता है। कौन कौन सा? एक आता है युग्मक जनन और दूसरा क्या आता है, युग्मक स्थानांतरण। एक हमने क्या बताया, युग्मक जनन, और दूसरा हमने क्या बताया, युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। एक हम बताए युग्मक जनन और दूसरा युग्मक स्थानांतरण। तो भाई अब युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण क्या है, अब ये इसको पढ़ना है। तो भाई ये क्या है, देखो नाम से ही जाहिर हो रहा है, क्या नाम से ही पता लग रहा है। देखो एक बात हमेशा आप ध्यान करके चलिए, एक हमेशा एनालाइज, इस बात को हमेशा अपने मन में बसा लीजिए, अपने माइंड में बसा लो कि भाई जब भी किसी शब्द के पीछे जनन शब्द जुड़ जाए, क्या जब किसी शब्द के पीछे जनन शब्द जुड़ जाए तो ये समझ लो कि वहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। मतलब किसका निर्माण हो रहा है, जो उसके पहले है, तो उसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो जनन के सब पहले कौन शब्द है, युग्मक, तो युग्मक का निर्माण हो रहा है। अब मतलब जनन शब्द जहाँ भी जुड़ गया, चाहे जो भी चीज़ हो, ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ये समझ लो अगर जनन शब्द जुड़ गया तो समझ लो उसका ही निर्माण हो रहा है, बस और कुछ नहीं।
तो जनन क्या है कि भाई अब युग्मक जनन क्या है, तो भाई अब इसने कहा कि अब हमने भी बताया ना कि किसी शब्द के पीछे अगर जुड़ गया जनन तो समझो उसका निर्माण हो रहा है। तो भाई युग्मक का निर्माण हो रहा है तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, युग्मक जनन कहेंगे। बस हो गया, सिंपल सी परिभाषा। क्या बताए, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। बस लिख देते हैं युग्मकों, देखो युग्मकों के निर्माण, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। ये हुआ। अब देखते हैं क्या युग्मक, अब आता है युग्मक जनन तो हो गया भाई। अब बोलेंगे सर अब युग्मक स्थानांतरण है, तो कुछ नहीं है भाई। काहे लिए दिक्कत कर रहे हैं आप लोग, काहे लिए परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं है। देखो अभी तक हमने क्या बताया कि भाई किसी शब्द के पीछे अगर जनन शब्द जुड़ गया तो समझो उसका निर्माण हो रहा है। तो युग्मक है उसके पहले तो मतलब युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो सीधे कहेंगे युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। बस अब युग्मक स्थानांतरण, अब इसके पीछे देखो स्थानांतरण जुड़ गया। मतलब क्या, स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। बस मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है। बस कौन जा रहा है, युग्मक जा रहा है। स्थानांतरण जुड़ा ना भाई, स्थानांतरण। देखो अब ये स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण मतलब युग्मकों का स्थानांतरण, मतलब युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इसका यही उद्देश्य है। तो भाई अब यहाँ तक हमने बोला कि युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। अब युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, भाई युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, इसी को युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। बस हो गया। ऐसे भी कह सकते हैं युग्मक, या जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाता है या नर युग्मक मादा युग्मक के पास आता है तो इसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। समझे भाई, चाहे नर युग्मक जाए मादा युग्मक के पास और चाहे मादा युग्मक जाए नर युग्मक के पास, दोनों में से वही हुआ, क्योंकि दोनों में से क्या हो रहा है, युग्मक स्थानांतरण हो रहा है। वो भी अपने स्थान से उधर जा रहा है और ये भी अपने स्थान से, मतलब देखो एक ये है और एक ये है, ये तो मतलब ये नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है। तो चाहे अब ये इसके पास आए, क्या चाहे ये इसके पास आए और चाहे अब ये इसके पास जाए, मतलब दोनों केसेस में इसका स्थानांतरण हो रहा है। क्या दोनों, चाहे ये इसके पास जाए और ये इसके पास आए, चाहे दोनों केसेस में स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से ये युग्मक है यहाँ से यहाँ आया, मतलब स्थानांतरण हुआ ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आया ना। बस यही मतलब अपना स्थान चेंज करना है, इसी को क्या कहेंगे, युग्मक स्थानांतरण। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो आप लोग इसमें ऐसे लिखेंगे कि जब नर युग्मक, क्या कि जब नर युग्मक मादा युग्मक, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास या मादा युग्मक नर युग्मक के पास, नर युग्मक के पास जाता है तो, इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। तो इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। समझ में आया भाई? देखो एकदम सिंपल तरीका, एकदम फ्री माइंड से पढ़िए आप लोग, एकदम अच्छे से। हमने क्या बताया, निषेचन में होने वाली घटनाएं। तो निषेचन में होने वाली घटनाएं कितने होती हैं, निषेचन में होने वाली घटनाएं 3 होती हैं। एक निषेचन पूर्व घटना,
निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में हमने क्या बताया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने क्या बताया कि इसमें दो प्रोसेस होता है। कौन कौन सा, एक युग्मक जनन मतलब गैमेटोजेने, ये इसमें क्या कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इसे कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं कि युग्मक गैमेट रिप्लेसमेंट, क्या गैमेट रिप्लेसमेंट, तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट रिप्लेसमेंट। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं भाई, युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को, सीधी सी बात है कि भाई किसी अगर शब्द के पीछे जनन शब्द जुड़ गया तो समझो कि जिसका शब्द जो शब्द आगे है उसका निर्माण हो रहा है। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं बस। और युग्मक स्थानांतरण, भाई युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, इसे युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब युग्मक चाहे नर हो या मादा हो, तो हमने इसी को लिखा है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के पास या मादा युग्मक नर युग्मक के पास जाता है तो इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। बस सीधी सी बात, आप लोग याद हो गया होगा इसको, हमको लगता है। बस अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अगर नहीं आता है तो फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आगे चलेंगे हम अगली हेडिंग पे, जो है इसके बाद अगली हेडिंग है युग्मक जनन हो गया, युग्मक स्थानांतरण हो गया। अब चलेंगे युग्मक जनन में मतलब युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। इसमें दो प्रोसेस आ जाता है, इसमें भी दो प्रोसेस आता है। कौन कौन सा, युग्मक शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। भाई अब युग्मक हैं, लेकिन युग्मक हैं तो भाई कौन सी युग्मक हैं, शुक्राणु हैं कि अंडाणु हैं, ये भी पता करना पड़ेगा ना। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको लिखने के बाद फिर से डालिएगा युग्मक जनन, इसको आप नोट करिए। नोट करने के बाद फिर से आप हेडिंग डालिएगा युग्मक जनन। युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, इसमें युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, एक शुक्राणु जनन एक अंडाणु जनन। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद इसका इतना लिखने के बाद फिर से आप युग्मक जनन हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे युग्मक जनन दो प्रकार का होता है, एक शुक्राणु जनन दूसरा अंडाणु जनन। हम लिखाते हैं, आप इसको नोट करिए, इतना नहीं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो भाई, जहाँ आपको वीडियो तेज़ लगे तो वहाँ पर स्टॉप कर लीजिए। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, हम बताने की फुल कोशिश करेंगे, समझ लो आपको। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी भाई कोई बात ही नहीं है, कहे नहीं समझ में आएगा भाई, जब पढ़ेंगे ही नहीं सही से तो कहे नहीं समझ में आएगा। जब आप एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तब कोई भी चीज़ समझ में आएगी। देखो बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ना सभी लोग को हार्ड रहता है, यूपी बोर्ड से काफ़ी बच्चे रहते हैं, हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो हमको भी हिंदी में थोड़ा अच्छा ही रहता है। अब हिंदी में क्या, अब भी थोड़ा थोड़ा अब जो भी चीज़ें हैं इंग्लिश में आने लगी हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अगर आपको टर्म मालूम है इंग्लिश की तब आप अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि अब निषेचन पूर्व घटना, इसकी टर्म क्या होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, अगर आपको बस इतना ही मालूम है तब आप अच्छा कर पाएंगे। देखो होता क्या है कि भाई यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, वो हाई स्कूल 11-12 किए यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम से, तो जब 12th के बाद किसी प्रिपरेशन के लिए जाते हैं वो, तो उनको इंग्लिश मीडियम दे दिया जाता है, मतलब सब चीज़ें इंग्लिश में रहती हैं। तो उनको 2 साल क्या 1 साल इंग्लिश को समझने में लग जाता है, याद करने में लग जाता है। तो आधी ज़िंदगी वैसे वैसे समाप्त हो गई उनकी, कि भाई जब उनके कुछ करने का टाइम था तब वो समझ रहे थे, जब निकल गया तब वो कर रहे थे, तो कहाँ से हो पाएगा। इसीलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, शुरू से ही 11 से ही 10th से ही खूब बढ़िया से पढ़ाई करिए, ताकि एक अच्छे सिलेक्शन हो जाए, समझे ना। तो हम अगले हेडिंग चलते हैं युग्मक जनन। अब भाई युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक जनन में तो प्रोसेस आता है, कौन कौन सा, एक आता है कौन कौन। देखो भाई हमने अभी इस बात के लिए आप नाराज मत होइए कि इंग्लिश नहीं है कुछ नहीं, अगर आपको जब आप उसके बारे में, दोनों पेपर बाय लैंग्वेज आता है, इंग्लिश में भी आता है हिंदी में भी आता है। तो जो चीज़ आप एग्जाम करना चाहते हैं वो चीज़ आप एग्जाम करिए, ये नहीं सर इंग्लिश में ही, इंग्लिश में नहीं। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आएगा ही नहीं। देखो भाई किए, तो हमने क्या बताया, युग्मक जनन में दो प्रोसेस आता है, कौन कौन सा, एक शुक्राणु जनन, क्या एक शुक्राणु जनन आता है,
और दूसरा कौन आता है, अंडाणु जनन। ये क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको oogenesis बोलते हैं, इसको oogenesis। तो भाई हमने क्या बताया कि अब युग्मक जनन में दो प्रक्रिया होती है। कौन, अब युग्मक तो बना लेकिन कौन सा बना, नर युग्मक बना कि मादा युग्मक बना, ये तो भी हमको पता होना चाहिए ना। तो भाई शुक्राणु जनन में क्या होता है और अंडाणु जनन में क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। देखो अब यहाँ देखो, मतलब शुक्राणु जनन में क्या होता है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब यानी शुक्राणु जनन में नर युग्मक का निर्माण होता है। क्या, शुक्राणु जनन में नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे ही शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण होता है या ओवम का निर्माण होता है, इसे ही अंडाणु जनन कहते हैं। नहीं समझ में आया, कहे नहीं समझ में आया। अभी हमने क्या बताया था, इस शब्द को, अभी क्या बताया था हमने, इस शब्द को पकड़िए, जनन, जनन पकड़िए। हमने क्या बताया कि किसी भी शब्द के पीछे अगर जनन शब्द जुड़ गया, किसी भी शब्द के पीछे अगर जनन शब्द जुड़ गया तो जो उसके आगे है जो शब्द, उसका ही निर्माण हो रहा है। क्या, उसका ही निर्माण हो रहा है। अभी हमने बताया ना इस चीज़ को, तो कह लिए आप भूल जा रहे हैं, फिर से भूलना नहीं है भाई, काहे भूलेंगे। अब अंडाणु जनन मतलब इसके भी पीछे जनन आया, इसके भी पीछे जनन आया, मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। शुक्राणु में नर युग्मक का निर्माण होता है, मतलब नर में शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब नर युग्मक का निर्माण होता है, इसे ही शुक्राणु जनन कहते हैं। अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण होता है या ओवम का निर्माण होता है, इसे ही अंडाणु जनन कहते हैं। बस हो गया। लिखेंगे कि शुक्राणु जनन में क्या, शुक्राणु जनन में नर युग्मक का या शुक्राणु का निर्माण होता है, या शुक्राणु का निर्माण होता है, इसे ही युग्मक जनन कहते हैं। क्या, इसे ही युग्मक जनन कहते हैं। बस हो गया। आप लोग को लिखाना पड़ रहा है, आप लोग लिख लेंगे भाई, इसे ही युग्मक जनन कहते हैं। अब हो गया, जैसे इसको लिखे हैं ऐसे इसको भी लिखना पड़ेगा कि हमने क्या कहा भाई, अंडाणु जनन में क्या होता है कि अंडाणु जनन में अंड कोशिका का निर्माण होता है। क्या, अंडाणु जनन में अंड कोशिका या ओवम का निर्माण होता है, अंड कोशिका या ओवम का निर्माण होता है, इसे ही अंडाणु जनन कहते हैं। बस हो गया, कुछ नहीं है। आप लोग समझेंगे अगर ध्यान से तो अपने आप से लिख लेंगे, अपने आप नोट्स में लिख लेंगे, हमको लिखाने की कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी अगर आप लोग ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं तो। और ध्यान से पढ़ने का ये मतलब नहीं सिर्फ आप वीडियो ही देखिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए। हम कितनी बार आपको बोले हैं कि जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे आपको 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन नहीं याद रहेगा, समझे। आप एक अच्छे से नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाने के बाद उसको जब भी आपको लगे कि हम भूल रहे हैं
तो आप फिर से नोट्स देख लीजिए, बस ऐसे देख लीजिए बस आपको पलट कर, वो तुरंत याद हो जाएगा। और बाकी जब नोट्स नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है भूल जाएंगे ही, फिर आएगा ही नहीं याद। तो हमने क्या बताया कि भाई युग्मक जनन जो होता है उसमें क्या होता है, युग्मक जनन में दो प्रोसेस आते हैं, दो मतलब दो प्रकार का होता है, एक शुक्राणु जनन और दूसरा अंडाणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। अब हमने ये भी बताया था कि जनन शब्द अगर जिसके पीछे जुड़ जाए तो समझो उसका निर्माण हो रहा है, मतलब यहाँ पर शुक्राणु जनन है तो मतलब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, अंडाणु है तो मतलब अंडाणु जनन में अंडाणु है तो मतलब अंडाणु का निर्माण हो रहा है। तो बस सीधे से कह देना कि शुक्राणु जनन क्या, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं और अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, या ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। और इसमें या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को या नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। इसमें लिख दीजिए मादा युग्मक या अंडकोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो हमने बताया इसमें से आप कुछ भी हेडिंग, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हमने जो बताया वो भी लिख सकते हैं, आप जो समझे वो भी लिख सकते हैं कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। बस आप समझे हैं यही बहुत सही है, क्योंकि आपने समझने का प्रयत्न किया है और कुछ नहीं है। तो इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे शुक्राणु जनन। अब अगली हेडिंग डालेंगे शुक्राणु जनन। अब शुक्राणु जनन, अब इसको डालेंगे शुक्राणु जनन, अब इसको पढ़ लेंगे तब इसको पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालेंगे शुक्राणु जनन, अब स्टार बना के उसी में एक नंबर 1 डाले हैं ना युग्मक जनन, अब नंबर 1 डालेंगे, डालने के बाद अब एक करके डालिएगा ऐसे अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन, फिर उसके बाद बी अंडाणु जनन, ऐसे करके डालिएगा। तो बताते हैं, पहले आप इसको नोट करिए, नहीं तो पॉज करके आप लिख लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। चलिए भाई चलते हैं आगे। देखो अच्छे से समझेंगे तभी आएगा। बायोलॉजी बहुत ही इजी चीज़ है, बस पढ़ने वाला चाहिए, कोई ध्यान से पढ़ता ही नहीं, सबको बोझ ही लगती है बायोलॉजी। तो बोझा नहीं है कोई चीज़, कोई भी सब्जेक्ट, बस उसे पढ़ने का प्रयत्न करिए बस आप, और कुछ नहीं। समझे? तो हमने क्या बताया भाई, अब शुक्राणु जनन ए, क्या डालेंगे, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन डालेंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। भाई शुक्राणु जनन मतलब नर युग्मक होता है ना, नर युग्मक, आगे लिख देंगे नर युग्मक। भाई शुक्राणु जनन नर युग्मक तो ही बोलते हैं ना। अब नर युग्मक मतलब मेल रिप्रोडक्टिव नर जनन अंग। अब नर युग्मक भाई क्या है, जब नर युग्मक है तो वो भाई नर का ही भाग होगा, नर का ही अंग होगा, तो इसे क्या कहेंगे, नर जनन अंग कहेंगे। क्या, नर जनन अंग, नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, नर जनन अंग। तो भाई इतना हेडिंग डाले आप, शुक्राणु जनन डालो या स्पर्मेटोजेनेसिस डालो या नर युग्मक डालो या नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम डालो। तो इसमें क्या होता है, नर जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। तो ये कौन सी बला है भाई, अब देखो इसमें भी पढ़ना है, प्राथमिक कौन से होते हैं, द्वितीयक कौन सा होता है। कभी कभी पेपर में पूछ भी दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कि भाई ये बताओ कि मेल का जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है, या ये बताओ कि भाई मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग कौन होता है,
नर में पूछ लिया कि नर में नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है। जब आपको पढ़े होंगे तभी तो मालूम रहेगा ना, जब नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से मालूम रहेगा। तो अब यहाँ पर डालेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखना क्या है कि नर जनन अंग, नर जनन अंग सभी हेडिंग डालकर आप या शुक्राणु जनन डालेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद लिखेंगे नर युग्मक, उसके बाद लिखेंगे नर जनन अंग या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे, ये काली से पेन से हेडिंग डालिएगा, उसके बाद नीचे लिखिएगा कि नर जनन अंग दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और दूसरा एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम लिख देते हैं। तो पहला क्या था? नर जनन अंग दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नर जनन अंग, नर जनन अंग दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है भाई? पहला हमने क्या बताया था कि प्राथमिक लैंगिक अंग। कौन सा? प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग। दूसरा क्या बताए थे? द्वितीयक या सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें क्या लगे? एसेसरी क्या है? एसेसरी सेकेंड या सेकेंडरी, SECO इंडिया भाई, एसेसरी और लगा दीजिए, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें लिखे भाई इतना, हेडिंग डाल के आप लिखिएगा नर जनन अंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बस, तो इसमें क्या लिखना है आप? सबसे पहले हेडिंग डालिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग, इसको नोट कर लिए, इतना नोट। अब हेडिंग डाल के इसके बाद लिखिएगा नीली पेन से कि नर जनन अंग दो प्रकार का होता है। तो दोनों टाइप्स लिख लीजिए, दोनों टाइप्स लिखने के बाद फिर से हेडिंग डालिएगा प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या? प्राथमिक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग डाले तो अब उसमें लिखना क्या है कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग में लिखना क्या है कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। क्या? प्राथमिक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो अब भाई नर में क्या होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है कि नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, यानी टेस्टिस में। तो अब हमको ये पता चला कि टेस्टिस ही हमारा क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। मतलब मेल का जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वो टेस्टिस होता है, वृषण होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग वे होता है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब नर में नर युग्मक का निर्माण वृषण में होता है, तो इसलिए वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है। बस इतना लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग में नर युग्मक का निर्माण होता है, ऐसे नहीं, प्राथमिक लैंगिक अंग में युग्मक का निर्माण होता है। अब युग्मक का निर्माण, अब उसके बाद लिखेंगे नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है कि नर में युग्मक का निर्माण वृषण में, यानी टेस्टिस में होता है। इसलिए वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। बस लिख दें कि लिख लेंगे आप लोग? नहीं लिख पाए? देखो प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होता है। क्या? इसमें युग्मक का निर्माण होता है।
इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब लिखेंगे नर में क्या, नर में युग्मक का निर्माण, नर में युग्मक का निर्माण, नर में युग्मक का निर्माण कहाँ होता है भाई, वृषण में। नर में युग्मक का निर्माण वृषण यानी टेस्टिस में होता है ना, टेस्टिस में होता है, टेस्टिस में होता है। इसलिए क्या, टेस्टिस में होता है, तो इसलिए वृषण को, अब लिखेंगे इसलिए वृषण को प्राथमिक अंग माना गया है, किसका, मेल का। इसलिए वृषण को प्राथमिक अंग माना गया है, प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है, प्राथमिक अंग नहीं, प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। हमारे साथ आप भी लिखते चलिए, लैंगिक अंग माना गया है, लैंगिक अंग कहा जाता है, माना नहीं। इसीलिए वृषण को प्राथमिक लैंगिक अंग कहा जाता है, बस माना कहा जाता है भाई, कहा जाता है जब वो है ही। तो हमने क्या बताया कि भाई प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, कि भाई इसमें युग्मक का निर्माण होता है, और नर में युग्मक का निर्माण वृषण या टेस्टिस में होता है, इसलिए वृषण या टेस्टिस को प्राथमिक लैंगिक अंग माना गया है। बस इसको लिखिए। इसको लिखने के बाद अब हेडिंग डालिएगा सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। अब हेडिंग क्या डालेंगे, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे हम चलते हैं किस दूसरे नंबर पे हेडिंग पे, कौन सी, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। क्या, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। दूसरी हेडिंग थी सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, लैंगिक अंग। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन, एसेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी। एसेसरी सहायक के लिए हो जाएगा और सेकेंडरी द्वितीयक के लिए हो जाएगा, तो आप सेकेंडरी लिख लीजिए, एसेसरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दोनों लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आर लगा दीजिएगा, क्या, आर के बाद सेकेंडरी लिख दीजिएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिख लीजिएगा आपने, इतना आगे। तो हमने क्या बताया भाई, अब प्राथमिक तो बता दिए, लेकिन अब सहायक द्वितीयक लैंगिक क्या होता है, वो भी कितने, नर में। तो नर में क्या होता है कि सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। क्या, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सहायता करते हैं। उनको दो पार्ट में बांटा गया है। क्या, उनको दो पार्ट में बांटा गया है, एक सहायक नलिका है और दूसरा सहायक ग्रंथि। बस इसमें इस हेडिंग में आपको बस इतना ही लिखना है कि सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं। तो बस सीधे से लिखना है कि आपको सहायक या, लिखिए, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग जनन में थोड़ा सहायता करते हैं। लिखिए, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग जनन में, बस भाई इसमें क्या है, मतलब सहायता, देखो सहायक लिखा है ना, तो मतलब सहायक थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मदद करते हैं। तो सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग जनन में थोड़ा सहायता करते हैं, जो जनन, मतलब सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं। लिखिएगा फिर से अच्छे से, सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, या दो पार्टों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, एक सहायक ग्रंथि है। क्या, पहला क्या है, एक क्या है, सहायक नलिका है। पहला सहायक नलिका
सहायक नलिका और दूसरा सहायक ग्रंथि। क्या? सहायक ग्रंथि। बस इन्हीं दो को लिखना है। तो सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग किसे कहते हैं? सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग वे अंग होते हैं जो जनन में थोड़ा सा सहायता करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सहायक नलिका, दूसरा नंबर 2 सहायक ग्रंथि। अब हेडिंग डालेंगे सहायक नलिका। तो अब इसको मिटा देते हैं हम। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग में दोनों को नोट करने के बाद सहायक नलिका हेडिंग डालिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने क्या बताया? सहायक नलिका। क्या पढ़ेंगे? सहायक नलिका। तो भाई सही जाहिर सी बात है, जो नलिकाएं हैं उन्हें सहायक नलिकाएं कहते हैं। क्या? जो नलिकाएं हैं उन्हें सहायक नलिका कहते हैं। बस सीधे से ऐसे लिखना है कि जो नलिकाएं हैं, क्या? जो नलिकाएं हैं उन्हें सहायक नलिका कहते हैं। उन्हें सहायक नलिका कहते हैं। बस अब कौन कौन से हैं देखो। नंबर 1 रीट टेस्टिस। क्या? रीट टेस्टिस है, रीट टेस्टिस। दूसरा शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका। तीसरा अधिवृषण। चौथा शुक्रवाहिनी। क्या? शुक्रवाहिनी। इन चारों नामों को आपको एकदम याद करके चलना पड़ेगा भाई। रीट टेस्टिस, वास डिफरेंस, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। रीट टेस्टिस, शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। वास डिफरेंट, इसे वास इफेंसिया कहते हैं, इसे वास डिफरेंस कहते हैं। इसे रीट टेस्टिस, वास इफेंसिया और वास डिफरेंस, और इसे अधिवृषण। 4 प्रकार की जो नलिकाएँ हैं उन्हें ही सहायक नलिका कहते हैं। अगर पूछ लिया कि बताओ भाई नर जनन अंग में सहायक नलिका कितने प्रकार की होती हैं क्रम वाइज, तो आप बताएंगे पहले नंबर रीट टेस्टिस, दूसरा शुक्रवाहिका या वास इफेरेंसिया, फिर उसके बाद अधिवृषण बताएंगे, फिर उसके बाद बताएंगे शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस। तो इन चारों को बताएंगे, ये क्रम वाइज है। फिर उसके बाद अब हमने क्या बताया था दूसरी हेडिंग? सहायक ग्रंथि। क्या? सहायक ग्रंथि। तो सहायक ग्रंथि इसको हमने बताया था। तो सहायक ग्रंथि भाई अब क्या होता है कि भाई इसमें क्या है कि सहायक ग्रंथि किसे कहते हैं कि भाई सहायक ग्रंथि, जो ग्रंथियां हैं उन्हें सहायक ग्रंथि कहते हैं। जैसे वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। क्या? पहले नंबर आता है शुक्राशय आता है। क्या? शुक्राशय आता है। सेमिनल, जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल कहते हैं। क्या? सेमिनल वेसिकल कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। और दूसरा क्या आता है भाई? प्रोस्टेट आता है। क्या? प्रोस्टेट आता है। प्रोस्टेट। तीसरा क्या आता है भाई? वाल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि। वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। क्या? या काउपर ग्रंथि। तो ये इतनी प्रकार की ग्रंथि हैं। कौन कौन? 3 हैं, शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल,
प्रोस्टेट, वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। बस हो गया। तो हमने क्या बताया भाई, सहायक नलिका और सहायक ग्रंथि बताया। जो नलिकाएं उन्हें सहायक नलिका कहते हैं, जैसे री टेस्टिस, अतिवृषण, री टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी। और क्या बताया, सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि कितने प्रकार, 3 प्रकार की होती हैं, मतलब शुक्राशय सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि हो गई। तो भाई इन सब का प्रयोग हम अब आगे पढ़ेंगे वृषण में। जब वृषण की हम संरचना पढ़ेंगे, जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो इसको हम एक एक स्टेप, इस सब की ज़रूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि अभी जब हमको याद रहेगा तभी हमको मालूम पड़ेगा कि ये सब कहाँ यूजेस, आगे इसका सब हमको यूज होने वाला है, प्रयोग होने वाला है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक मालूम रहेगा। तो अब आगे आती है वृषण की संरचना। उसमें वृषण की संरचना में टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी ये वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो छोटा वीडियो बनाएंगे, लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो हमारे आप ये बताइएगा कि आप कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन हैं हमारे, जो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हमने अभी तक बताया कि भाई क्या होते हैं, कि मानव जनन क्या होता है, फिर उसके बाद बताया युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। युग्मक जनन में 2 प्रोसेस आते हैं, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। अब शुक्राणु जनन में भाई किसे कहते हैं, अंडाणु जनन कैसे कहते हैं, ये भी बताया आपको। शुक्राणु जनन में कितने प्रोसेस आते हैं, 2। और शुक्राणु जनन में एक प्रोसेस आता है, कौन कौन सा, एक आता है शुक्राणु जनन या नर युग्मक या नर जननांग। तो इसमें 2 प्रोसेस आता है, कौन कौन सा, एक सहायक एक प्राथमिक लैंगिक अंग, दूसरा सहायक द्वितीयक लैंगिक अंग। अब प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, हमने बताया वृषण, मतलब जिसमें युग्मक का निर्माण हो। युग्मक का नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। तो वृषण को ही प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है। तो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग किसे कहते हैं, मतलब जो जनन में थोड़ा सहायता करे, उसे द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते हैं। इसमें इसको 2 पार्ट में भागा गया है, एक सहायक ग्रंथि, एक सहायक नलिका। अब सहायक नलिका जो है उन्हें सहायक नलिकाएं कहते हैं, और सहायक ग्रंथि जो है सहायक ग्रंथि कहते हैं। अब सहायक नलिका कितने प्रकार की होती हैं, 4। कौन कौन सी, एक आता है अभी बताए थे हम, क्या बताए थे, रीज टेस्टिस, शुक्रवाहिका, अधिवृषण और शुक्रवाहिनी, 4 बताए थे। फिर उसके बाद हमने बताया सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि बताए थे कौन कौन सी, एक बताए थे हम एक बताए थे हम शुक्राशय, और दूसरा बताए थे प्रोस्टेट, तीसरा क्या बताए थे हम, वाल्वो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। तो हमने 3 प्रकार की ग्रंथि बताई थी। तो अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ये बताओ भाई कि नर जनन अंग कितने प्रकार का होता है, अब ये बताना है। अब भाई युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया कि भाई ये बताओ कि प्राथमिक लैंगिक अंग किसे माना गया है, क्या प्राथमिक लैंगिक अंग किसे माना गया है, और द्वितीयक लैंगिक अंग को कितने भागों में बांटा गया है, और उन भागों में उसके कितने कितने पार्ट होते हैं उसका नाम बताओ। जैसे 2 भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में जितनी उसका नाम होता है, जो आती हैं उसको बताना है, उसके कितने पार्ट हैं। तो ये हमारे 3-4 क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सो थैंक यू दोस्तों।